So, dear student, actually, we were talking about the reproductive toxicology, and we should aware about the poisons and toxins. इनकी कोई भी टॉक्सिन या पॉइजन है, उसकी टॉक्सिकोलॉजी जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, किसी भी ऑर्गन के ऊपर, टिश्यूज़ के ऊपर, या जिसको बायोलॉजिकल टॉक्सिसिटी कहते हैं या टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, दैट इज़ ड्यू टू सर्टन पॉइजन्स एंड टॉक्सिन्स। हमें ये देखना ये होगा कि ये बेसिकली टॉक्सिन या पॉइजन्स आते कहाँ से हैं। ईदर दे आर कमिंग फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, किसी नेचुरल सोर्स से आते हैं, या दे बिलोंग टू एनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, या मैन मेड कंपाउंड हो सकते हैं, सिंथेटिक कंपाउंड या जीनोबायोटिक्स हैं। ये सबसे पहले समझना ज़रूरी है। तो टुडे वी विल डिस्कस द पॉइजन्स एंड टॉक्सिन्स एंड देयर ओरिजिन. So primarily we have to understand the toxicology. It's a study of poisons. Poisons are chemical or physical agent that produce adverse and responses in biological organisms. Any substance can be toxic if introduced in a dose capable of disturbing the normal physiological homeostasis of the exposed body. तो आपको ये समझना चाहिए कि जो पॉइज़न है उसकी डेफिनेशन ये है, चूँकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजी है। तो टॉक्सिकोलॉजी हमारा जब भी जहन के अंदर ये बात आती है कि टॉक्सिक या टॉक्सिकोलॉजी की जब ये टर्मिनोलॉजी हम सुनते हैं, तो हमारा जहन फ़ौरन से कंसीव करता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइज़न, या किसी कोई बहुत ख़तरनाक चीज़ या केमिकल की बात हो रही है, या हम ये सोचते हैं, हमारा जहन फ़ौरन से चला जाता है कि कुछ जहर का नाम लिया जा रहा है। ऐसा ही है मेरे ख्याल में, हम ये कंसीव कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टिक किया गया है, पॉइंट आउट की गई चीज़, उसमें लिखा हुआ है एनी सब्सटेंसेस कैन बी टॉक्सिक। आपको ये सुन के बड़ी हैरत होगी कि कोई भी चीज़ पॉइजन हो सकती है, लेकिन वो उसकी डोज पे डिपेंड करता है। इवन दो कि शुगर है ना, ये शुगर हम बहुत फैसिनेट करती है, हम चाय में डालते हैं, हम लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों में शुगर ऐड करके खाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शुगर ले लें तो ये टॉक्सिक हो जाएगा। हम लोग अगर सॉल्ट की बात करें, NaCl, सोडियम क्लोराइड की, दैट इज़ एसेंशियल फॉर आवर कुकिंग। हमारी आप कह लें कि जितनी भी कुकिंग होती है ऑलमोस्ट नमक उनका हिस्सा होता है। लेकिन नमक की ओवर डोजेज, आप नमक ही ज़्यादा लेना शुरू हो जाएं, बहुत ज़्यादा खाते जाएं, तो आप देखें जो आपका सेलुलर या होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है वो बुरी तरह मुतासर होना शुरू हो जाता है। ये तो सिर्फ 2 एग्जांपल मैंने आपको दी हैं। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी सेफ चीज़ें होती हैं, जिसका जिंक है, ये आपके पीने वाले पानी में इनकॉर्पोरेट किया जाता है या होता है। इस तरह सर्टन बहुत सारी ऐसी ट्रेस मेटल्स हैं और ट्रेस मिनरल्स हैं जो हम लेते हैं, लेकिन उन्हीं मिनरल्स की, उन्हीं की उस तरह के दीगर कुछ मिनरल्स या विटामिन्स की अगर क्वांटिटी जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो जाए तो क्या होगा, वो आपके लिए टॉक्सिक होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक आपको एग्जांपल कोट करूँगा कि फ्लोराइड जो होता है, ये हमारी बॉडी के लिए एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, एक एसेंशियल मिनरल है, और इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से हम फ्लोराइड लेते हैं। ये पीने वाले पानी में भी फ्लोराइड शामिल होता है, नेचुरली भी होता है। तो हम लोग जब पानी पीते हैं तो इसके अंदर फ्लोराइड हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो उसमें होना चाहिए लिटिल बिट, जो उसकी रिकमेंडेड क्वांटिटी है सेट बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके जिस्म में ये फ्लोराइड ही थोड़ा ज़्यादा आना शुरू हो जाए, तो आपकी बॉडी बेहतर फंक्शन करने के बजाय आपके अंदर एक टॉक्सिसिटी शुरू होगी जिसका नाम कैल्सेरिया है। वो इस तरह से होता है कि जब फ्लोराइड आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम तो मौजूद है, बॉन्डेड फॉर्म में भी और फ्री फॉर्म में भी, तो ये फ्लोराइड कैल्शियम के साथ मिलके कैल्शियम फ्लोराइड बनाएगा और यूरिन के ज़रिए बॉडी से निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी टॉक्सिसिटी है, आपकी बॉडी से आपकी जो हड्डियाँ हैं वो खुर के निकलना शुरू हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं होता। अब ये क्या हो गया, और उसकी डोज पे डिपेंड कर रहा है कि आपकी जो फ्लोराइड की रिक्वायर्ड डोज थी उससे बियॉन्ड आप चले गए। या फिर ये होता है, एक टॉक्सिसिटी इस तरह की भी होती है कि कोई चीज़ आपकी बॉडी के अंदर चाहिए है और वो आपको कम मिलना शुरू हो गई है, तो वो भी क्या होगा, होम्योस्टेसिस या आपके मेटाबॉलिक सिस्टम प्रॉपर काम नहीं शुरू करते, मेल फंक्शनिंग शुरू हो जाती है। जिस तरह से आपको आयोडीन चाहिए है,
आयोडीन आपकी बॉडी के टिश्यूज़ को या सेलुलर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से गोइटर का प्रॉब्लम हो जाता है, तो या किसी चीज़ की ज़्यादती से इस तरह का प्रॉब्लम को आ जाता है। तो ये हमें देखना हो कि डोज जो है वो उसका जो थ्रेश होल्ड है वो मीट होते रहना चाहिए, उससे ना ज़्यादा हो ना उससे कम हो। तो कोई भी चीज़ टॉक्सिक हो सकती है, इसमें स्पेसिफिकली किसी पॉइजन की, किसी विनोम की या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की या जीनोबायोटिक की बात नहीं हो रही। एनीथिंग कैन बी टॉक्सिक। ये वैसे भी टॉक्सिकोलॉजी के मॉडर्न जो ऑर्फिला है उसको एक फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। ऑर्फिला ने भी यही डिफाइन किया था कि एनीथिंग कैन बी टॉक्सिक, कोई भी चीज़ टॉक्सिक हो सकती है, बट इट डिपेंड ऑन इट्स डोज। उसकी डोज पे डिपेंड करेगा कि वो आप किस तरह से और कितनी ले रहे हैं और आपकी बॉडी की क्या डिमांड है। तो प्राइमरीली ये हमें समझने की ज़रूरत थी कि ये हम लोग जो है उसको पहले समझ सकें कि टॉक्सिन्स होते क्या है। इसके लिए दीगर जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं टॉक्सिकोलॉजी में, वो टॉक्सिकेंट्स भी है। टॉक्सिक या पॉइजन को हम टॉक्सिकेंट्स भी कहते हैं। टॉक्सिकेंट्स आर टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम केमिकल्स। अगर उनका तल्लक प्योरली केमिकल से है तो वो टॉक्सिकेंट्स होंगे। दैन टॉक्सिन्स आर पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड विद इन लिविंग सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब आप देखें इस लेवल पे हमें ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंसेस पता होने चाहिए। अगर टॉक्सिकेंट का वर्ड यूज़ हो रहा हो तो वो मतलब होगा कि ये यू आर टॉकिंग अबाउट एनी केमिकल that is present in chemical industries or maybe produced from the different activities performed by the human being in the industries or in for the processing of different formulation of chemical। जो भी केमिकल को हैंडल करते हुए उनको यूज़ करते हुए उनको बनाते हुए अगर कोई जहरीले मवाद निकलते हैं तो वो टॉक्सिकेंट्स है, बट वो सारा केमिकल होगा। लेकिन अगर लिविंग सेल के अंदर कोई चीज़ ऐसी प्रोड्यूस हो गई है दैट इज़ नॉट सेफर फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग सेल, तो वो टॉक्सिन होगा। सो टॉक्सिन्स आर पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस विद इन द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो सेल के अंदर चीज़ बनती है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो बॉडी रिस्पॉन्स से प्रोड्यूस हो सकती है, सेल के रिस्पॉन्स से प्रोड्यूस हो सकती है। वो कोई भी चीज़ जो उस तरह की होगी उसको हम टॉक्सिन कहते हैं। अब विनोम क्या चीज़ है? विनोम जो है ये बेसिकली ये भी एक टाइप ऑफ टॉक्सिन है। ये देखें सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है। स्नेक्स के अंदर यूजुअली विनोम होता है जो इंजेक्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग को और उसकी डेथ हो जाती है। अब सोचने वाली बात है, सांप के पास तो कोई केमिकल इंडस्ट्री नहीं थी, ना वो डीडीटी खरीद के लाया था, ना वो सांप जो है वो उसने किसी जगह से शॉप से जाके कोई लाया थी कोई ऐसी केमिकल जो उसने आपके अंदर इंजेक्ट कर दिया। यूजुअली हमें जब किसी को नुकसान पहुंचाना होता है या इस तरह, तो हम लोग कोई अगर पॉइजनस चीज़ का यूज़ करते हैं जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग इस तरह जब कर गुजरते हैं तो वो किसी जगह से परचेज़ करके कोई चीज़ लाते हैं पॉइजनस, तो वो इंट्रोड्यूस की जाती है। लेकिन जानवरों के पास इस तरह के टूल नेचर ने दिए हैं। उनकी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर कुछ जहर पैदा होते हैं जिनमें पर्टिकुलरली विनोम एक फेमस जहर है। और ये पॉइजन जो है ये एक सेलुलर प्रोडक्शन है और प्योरली एनिमल एक किसी भी जानवर के अंदर पैदा होने वाली चीज़ है। ये किसी जगह से आया नहीं है बल्कि एक सेल के अंदर पैदा करके इन पॉकेट किया होता है और जो वो काटता है तो वो विनोम जो होता है वो इंसानी बॉडी को फ़ौरन ख़त्म करके रख देता है। अब एक जो शॉप से लाया हुआ जहर है कोई भी जिसको हम टॉक्सिकेंट कहेंगे और एक टॉक्सिन ले लें, दोनों का इफेक्ट एक जैसा होगा। जिस तरह से आपने किसी चीज़ को किल करना है, एक रोडेंट को, तो आप उसको देखें वो बना के रखते हैं वो गोलियां सी, तो वो खाता है और मर जाता है। इसी तरह अगर किसी इंसान को सांप काट ले तो इंसान की डेथ क्यों हो जाती है अगर उसका फ़ौरन से पहले इलाज ना किया जाए? तो डेथ इसलिए होती है कि जो विनोम होता है बेसिकली उसके अंदर टॉक्सिन होता है, जहर होता है और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को ख़त्म करके फ़ौरन से आपकी बॉडी के अंदर जितना भी जिस आपकी आर्टरीज वेन्स हैं उनकी इरप्शन शुरू हो जाती है, इरप्ट हो जाती हैं और इंसान की डेथ हो जाती है। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो देखें कितना सीवियर हो रहा है। ये तो बायोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजी में हमारा एक कॉन्सेप्ट ये भी शुरू में से था या होगा आपका भी यकीनन कि हम लोगों के अंदर जो सिर्फ जहर कोई जाता है
किसी इंडस्ट्री से कोई इन्वायरमेंट के अंदर कोई टॉक्सिक एजेंट पड़ा हुआ था वो, या कोई एक्सीडेंट के नतीजे में आपकी बॉडी के अंदर कोई केमिकल चला जाए, और वो शायद बायोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजी होगी। जिस तरह हम सिगरेट नोशी की कल बात कर रहे थे, अल्कोहल की बात कर रहे थे, बट अब आपने देखा कि विनोम या टॉक्सिन जिनको हम कहते हैं, ये एक और एस्पेक्ट है जो कि सेल्स के अंदर या दीगर एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है। तो वो इंसान को किस तरह से डैमेज कर सकता है या दीगर बायोलॉजी को किस तरह से डिस्टर्ब करता है। Its toxicology is science of poison that studies toxic substances with respect to their sources, properties, mechanism of toxicity, toxic effects, detection, clinical manifestations and management. अब जब हम टॉक्सिकोलॉजी को, बायोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे तो हमें ये देखना होगा कि वो जो पॉइजन किसी भी इंसान के अंदर आया है, लेट्स से कि हम देखते हैं कि इंसान की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली बाय द बाइट ऑफ अ स्नेक। एक स्नेक बाइट से एक बंदे की डेथ होती है, तो हमें ये देखना होगा कि इस बंदे को जो टॉक्सिसिटी हुई उसका सोर्स क्या था। तो पता चलेगा जी ये विनोम था, ये सांप के अंदर से आया। सांप के अंदर विनोम कहाँ से आया जी? बायोलॉजिकली प्रोड्यूस हुआ था, दैट वाज टॉक्सिन। वो टॉक्सिन उसके अपने सेल में ही पैदा हुआ था, ये सोर्स हो सकता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ कार्सिनोजेनिसिटी होती है, कुछ की लीथल इफेक्ट होते हैं, कुछ की इरप्शन होती है, डिस्ट्रप्शन होती है। यानी हर केमिकल अपना एक रिएक्शन शो करता है, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और केमिकली भी उसकी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं कि केमिकली ये लीथल है या नॉन लीथल है, किस तरह से उसका बिहेवियर हो सकता है पॉसिबल। फिर मैकेनिज़्म उसका रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़ होगा कि वो किस मैकेनिक्स से काम करता है, सेल्स को इरप्ट करता है, सेल के अंदर रह करके दीगर आर्गन को ख़त्म, उसके ऑर्गेनिल्स को ख़त्म करता है, या किस तरह से टिश्यूज़ के ऊपर इम्पेक्ट करता है, मैकेनिज़्म देखा जाता है उसका। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, और हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करके यानी कैरी करके ले जाती है लंग्स तक, और इसको हम हीम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। सम टाइम कुछ मिमक कंपाउंड हैं या कुछ गैसेस हैं लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी उसके साथ अटैच हो जाती है, तो वो उसकी एक मैकेनिज़्म है काम करने का। तो इस तरह टॉक्सिन्स भी है अपनी स्पेसिफिक इंजाइम्स के साथ मिलके उनका एक मैकेनिज़्म होता है काम करने का। तो इस तरह से वो देखना होता है कि इसकी टॉक्सिसिटी मैकेनिज़्म क्या है। फिर उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि यानी डेथ्स किस टाइप की हैं, या सिर्फ उसकी कोई पार्शियल डैमेज हो रहा है या फुली डैमेज है, या डेथ है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किस तरह का डैमेज होता है। सम टाइम पॉइजन जो है उनकी इंटेंसिटी जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती, और पार्शियल स्नेक बाइट से देखें सम टाइम इंसान बच भी तो जाता है, ठीक है, और सम टाइम वो उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरह से उसकी हमें देखते हैं कि इफ़ेक्ट्स किस टाइप का है और डोज किस टाइप की थी। फिर डिटेक्शन है कि उसकी राइट डिटेक्शन हो जाए कि किस ऑर्गन के अंदर किस तरह का कौन सा कंपाउंड है, कौन सा टॉक्सिन है, कौन सा पॉइजन है। तो ये हमें डिटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। डिटेक्शन एक बहुत बड़ा इशू है अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ, के हमें अक्सर मिसडाइग्नोज हो जाते हैं हम लोग, हमें एक्चुअल प्रॉब्लम का नहीं पता चलता, ना उसकी डायग्नोस्टिक प्रॉपर होती है और उसकी फिर प्रॉपर मेडिकेशन भी नहीं हो जाती। अब डिटेक्शन के लिए सर्टेन इंस्ट्रूमेंट है जो हम इस स्लाइड के आखिर पे पढ़ेंगे भी, कि कोई टॉक्सिक एजेंट या कोई टॉक्सिन या टॉक्सिकेंस बॉडी में चला जाए या आपकी बॉडी में मौजूद है, तो हाउ यू वुड डिटेक्ट इट, आपने डिटेक्ट उसको कैसे करना है। ये हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसकी वजह से हम यूज़ करते हुए डिटेक्शन करते हैं। अगर वो वेल कैलिब्रेटेड और वेल ऑर्गेनाइज इक्विपमेंट है तो आपकी डिटेक्शन प्योर होगी और आपको पता चल जाएगा जी ये कंपाउंड बॉडी के अंदर था या है जिस वजह से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं, यानी उसको क्लिनिकली भी देखा जाता है कि इसकी किस तरह से ऑब्जर्वेशन बनती हैं, किस तरह से इसको मैनेज करना है, देन उसकी मैनेजमेंट है। तो ये मैनेजमेंट और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी हम आखिर पे इस स्लाइड पे आखिर पे कंक्लूड करते हुए देखेंगे कि किस हद तक हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद है जिसकी वजह से हम इसकी डिटेक्शन और दीगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं।
देन सोर्सेस पॉइजन्स के, टॉक्सिकेंट्स के, केमिकल सोर्सेज की अगर बात की जाए, द कॉमनेस्ट सोर्स ड्रग्स, क्रोसिव्स, यानी कोई चीज़ जो है वो क्रोसिव हो गई है, ये या ड्रग्स हैं, ये हमारे केमिकल सोर्सेज हैं टॉक्सिन्स के। ये वेरी कॉमन सोर्स है और हमारे नियर अबाउट हर जगह पे ये एक्सेसिव अमाउंट में मौजूद होते हैं। देन प्लांट सोर्सेज हैं, हैशिस एंड कोकेन्स, ये इनके अंदर टॉक्सिक मटेरियल मौजूद होता है। अक्सर आप सुनने में आता है कि कोकेन के ऊपर पाबंदी है, मिसयूज़ हो जाती है। इस तरह के जो पौधे हैं सर्टन, उनमें ये कंपाउंड होते हैं जो कि लेने से किसी भी नॉर्मल इंसान के अंदर आप कहने की टॉक्सिसिटी आ सकती है। अच्छा, इसके बाद आपके लिए एक, जिस तरह मैं सांप की बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट स्नैक बाइट। तो स्नैक बाइट तो बहुत ज़्यादा फेमस है, इससे लोगों में एक बड़ी तादाद में डेथ्स हो चुकी हैं और होती रहती हैं। उस वजह से इसका खौफ भी होता है, लोग अवेयर भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे और भी एनिमल और कुछ आर्थ्रोपोड्स, कुछ अपने इस तरह की चीज़ें हैं जो अगर बाइट करें तो उससे भी जो है टॉक्सिन बॉडी में जा सकते हैं। द लीस्ट बट मोस्ट सीरियस सोर्सेज क्या है? वेनमस है। वेनमस एनिमल्स वो वाले एनिमल्स हैं जो कि जहर डायरेक्टली बॉडी में डालते हैं, लाइक स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स, स्नेक्स, वास्प। ये जितनी भी चीज़ें हैं आप इन मेरे ख्याल में सब ही देखी होंगी आपने, और शायद किसी का एक्सपीरियंस भी किया हो, अगर अल्लाह ना करे कि बाकी चीज़ों का हो। लेकिन मुझे लगता है वास्प जो है, जिनको भिड़ें कहते हैं शायद उर्दू में, तो भिड़ ने तो यकीनन हर एक को काटा होता है बचपन में। ये एक्सपीरियंस मुझे लगता है सब ने किया होगा। बहरहाल अगर किसी ने नहीं भी किया तो डोमेस्टिक लेवल पे आपने कभी देखा होगा कि कोई बच्चा है जिसको वास्प ने काटा होगा, तो उसका मुंह सूजा हुआ होता है, ठीक है, या उसका बाजू सूजा हुआ होगा जहाँ पे काटा होता है। तो वो क्या वजह होती है? वो बेसिकली वो टॉक्सिन उसके अंदर जाता है और बॉडी रिएक्शन करती है। उस रिएक्शन के जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि ये बहुत डिपेंड करता है कि उसकी जो ये हम बात कर रहे थे ना कि उसकी जो है मैकेनिज़्म और टॉक्सिक इफ़ेक्ट क्या है। तो एक वेस्प का जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट कम है और जो स्कॉर्पियन या एक स्नेक का वो ज़्यादा है। तो इसी तरह से फिर ये जो स्पाइडर्स हैं इनको हम बड़ा लाइट लेते हैं, लेकिन स्पाइडर्स के अंदर भी वेनमस करेक्टरिस्टिक है। और फिर जो स्कॉर्पियन है जिसको बिच्छू कहते हैं, तो बिच्छू जो है वो भी अगर काट लें तो उससे भी समटाइम डेथ हो जाती है, बट पार्शियल डैमेज भी होता है जिसमें बॉडी रिस्पांस करती है और कुछ हद तक आपके वो जो पोर्शन है उसमें पेन और वो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो रिलीफ काफ़ी अर्से के बाद मिलता है। तो ये चीज़ें इन जनरल हम देखते हैं कि ये वाले सोर्सेज ओवरऑल हैं जहाँ से कोई भी बायोलॉजिकल टॉक्सिसिटी हम रिसीव करते हैं। वेनमस एंड पॉइजनस एनिमल्स। Then venomous animals deliver or inject venom into other organisms using a specialized apparatus of some kind of usually phages or a stinger. The venom is produced in a gland attached to this apparatus. अच्छा, जो स्टिंगर्स होते हैं यूजुअली स्कॉर्पियन के अंदर, स्पाइडर्स के अंदर होते हैं, और जो फेंजेस होते हैं ये यूजुअली स्नेक्स के अंदर होते हैं। ये वो वाले अपरेटस हैं जिनके ज़रिए जहर को, पॉइजन को या टॉक्सिन को बॉडी के अंदर दूसरे जानवर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। आप देखिए वो सांप है जब मुंह खोलता है तो इसके ऊपर दो दांत होते हैं ऐसे सोर्ड लाइक, नीचे की तरफ थोड़े से बोर्ड होते हैं ऐसे मुड़े हुए, और वो नुकीले दांत जस्ट लाइक अ नीडल। वो क्या करता है कि बंदे को जब काटता है उसमें पेवस्त करता है, और उसकी जो कहते हैं यहाँ पर लिखा हुआ नहीं कि उसकी जो पॉकेट्स होती हैं जिसके अंदर ये पैक किया होता है, उसको वो पुशअप करता है ज़बान से, और इस फेंजिस के अंदर नीडल लाइक बोर होता है। उस बोर के ज़रिए जो वेनोम है वो इंसानी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इजेक्ट हो जाता है। स्टिंगर जो होता है ये डायरेक्टली जिस तरह कोई सिरिंज होती है और वो इंजेक्शन लगा दिया जाता है दूसरे की स्किन के अंदर, इसी तरह से वो ऐसे टच करता है और वो किसी एक पार्टिकल के ज़रिए पॉइजन इंजेक्ट कर देता है स्किन के अंदर। तो ये इस तरह के अपरेटस यूज़ करते हुए
ये बेसिकली नेचर ने इन एनिमल को आर्मोर्ड किया है। ये बेसिकली इनके अंदर पॉइजन क्यों होता है? एक डिफेंसिव सिस्टम है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अल्लाह ताला ने उसको बचने के लिए डिफेंसिव एक अप्रोच दी होती है। जिस तरह इंसान है, इसको ख़तरा लाख हो तो ये अलर्ट हो जाता है, अलर्ट होकर या भाग जाता है या फाइट करता है उस थ्रेट को मीट करने के लिए। फाइट और फ्लाइट दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो भाग जाएगा और ख़तरे से बच जाएगा, या फिर लड़ जाएगा। उससे क्या होगा कि वो अपने दुश्मन को ज़ेर करने की कोशिश करेगा, उसमें उसकी डेथ भी हो सकती है, ज़ख्मी भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। इसी तरह से ये जो एनिमल होते हैं, जब इनको थ्रेट फील होता है, मोस्टली आपने देखा होगा ये जानवर उस वक्त काटते हैं जब इनको फील हो के वो अंडर थ्रेट हैं। ये जो वास्प हैं, बिड़े जिनको कहा जाता है, हमेशा जब इनके छत्ते के पास बच्चे जाकर शरारत करते हैं तो ये काटते हैं। अदरवाइज ये आपके घर में मौजूद होते हैं और आराम से बैठे रहते हैं, कभी भी आपको नहीं काटेंगे। आप पास से गुजरते रहें, उनकी तरफ देख भी लें, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर छड़ी उठा के या झाड़ू से इनको मारने की कोशिश करेंगे, देन दे विल बाइट यू। इसी तरह से क्या होता है कि स्नेक जो है, ये मिस्टेकनली इनके ऊपर कभी पाँव पड़ जाए या हाथ लग जाए और ये किसी झाड़ी में किसी घास में बैठा हुआ हो तो फ़ौरन से आपको काट लेता है। तो ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि सांप को इंसान से दुश्मनी होती है तो वो डेलिब्रेट काटता है, बल्कि ये इस तरह से होता है कि जो स्नेक हैं ये किसी थ्रेट में जब होते हैं, उनको फील हो के बंदा मुझे मारने लगा है, तो वो फिर इंसान के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर अटैक कर देंगे जो जो इनको फील हो के मुझे मारने लगी है। कोई समटाइम दीगर जो रेप्टाइल्स हैं, मतलब जिस तरह से नेवेला है या और ऐसे एनिमल हैं, वो इनको खाने की कोशिश करते हैं। चील सांप को उठा के ले जाने की कोशिश करती है, तो उसके ऊपर भी ये डिफेंसिव होता है सांप, उनको भी काटने की कोशिश करता है, इंसान को भी काटने की कोशिश करता है। तो उसके लिए नेचर ने इन्हें आर्मोर्ड किया है विद स्टिंगर्स एंड फैंजेस। तो उनको यूज़ करते हुए ये जो टॉक्सिन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, उस इंजेक्शन के बाद फिर बायोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजी शुरू हो जाती है, और वो पॉइजन भी बायोलॉजिकल टॉक्सिक है, टॉक्सिन है, यानी एक जानवर ने ही तैयार किया है और जानवर को ही किल करने लगा है। तो उसको फिर आफ्टर इफेक्ट होगा कि वो बहुत सारी मेल फंक्शनिंग जाके शुरू करते हैं सेल्स की, और सेलुलर डेथ शुरू होती है और इंसान की डेथ हो जाती है। देन है पॉइजनस एनिमल डू नॉट डिलीवर देयर टॉक्सिन डायरेक्टली। अब ये डायरेक्टली जिस तरह मैंने बताया कि कोई स्पेशल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, कोई स्पेशल टूल जिस तरह फेंजेस हैं या स्टिंगर्स हैं वो यूज़ करके, ऐसा तो नहीं है ना कि वो कोई डायरेक्टली जहर को उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर फेंक दिया। वो सर्टन मीडियम यूज़ करते हुए इसको यूटिलाइज करेंगे। द इंटायर बॉडी और लार्ज पार्ट ऑफ इट may contain the poisonous substances. These organisms may be harmful when eaten or touched. अच्छा, कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें अगर टच कर लिया जाए या उनका कोई एक पार्ट जहरीला हो सकता है या वह फुल के फुल जहरीले हो सकते हैं। कुछ ऐसी फिशेस होती हैं, उनके ऊपर स्पाइन होते हैं, अगर वो स्पाइन आपको लग जाए तो काफ़ी सारे जो पॉइजन है वो आपके अंदर चला जाता है। और इस तरह से और बेशुमार ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी पूरी बॉडी टच करने से, या वो अगर उसका कोई ख़ास पार्ट है जिसके अंदर पॉइजनस या टॉक्सिन्स मौजूद हैं, पॉइजन या टॉक्सिन्स, वो आपको डैमेज कर सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द वास्प स्टिंग, ये देखें, आपने शायद ये एक्सपीरियंस किया भी हो, ये पिक्चर मैंने पोर्ट्रे की है, इसमें आप देखें ये इसकी एब्डोमेन की लास्ट पे जो टिप होती है, वहाँ पर उसने ये स्टिंगर जो है पॉइंट आउट किया है, और उसके अंदर से विनोम जो है वो किस तरह से इजेक्ट हो रहा है। वो एक ड्रॉपलेट की फॉर्म है, लिक्विड की फॉर्म में मौजूद है। अब ये जो ड्रॉपलेट होगा जब इंसानी बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल में जाएगा तो वहाँ पर वो अपनी बायोलॉजिकल टॉक्सिसिटी एक्सरेट कर देगा। फिर एंड्रोकोंटस बाई कलर के अंदर अगर आप देखें तो इसमें भी क्या है, इसके अंदर भी इसी तरह से ये आपको कुछ ऑर्गन नज़र आ रहे हैं जो कि पॉइजन को इंजेक्ट करते हैं। फिर शिरास्टिस वाइपीरा है, ये जिसको सिंपली अपने डेजर्ट वाइपर भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ डेजर्ट्स के अंदर पाया जाने वाला सांप है, ये वाइपर है। और इसके देखें नोकीले से फेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं, जो उसका अपर जा है, अपर जा
कि ऐसे पॉइंटेड फ्रेंजेस हैं बड़े बड़े आपको नज़र आ रहे हैं। इन फ्रेंजेस को यूज़ करते हुए ये विनाम को इंजेक्ट कर देता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। देन टेट्राडॉक्सन इन पफर फिश। पफर फिश के अंदर देखें ये जो आपको स्पॉट नज़र आ रहे हैं ये पॉइजनस होते हैं, इनको अगर आप टच करें तो यहाँ से टॉक्सिसिटी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। देन साइट्स ऑफ टॉक्सिक एक्शंस, ये लोकल भी हो सकती हैं, रिमोट भी हो सकती हैं, एंड लोकल एंड रिमोट दोनों तरह की हो सकती हैं। लोकल या नॉन स्पेसिफिक साइट्स कौन सी हैं? whenever the poison contact the biological system it start its harmful effect. It does not require specific site or receptor to elicit its effects such as toxicity by the acids or alkyls. तो एक तो ये इस तरह की लोकल स्पेसिफिक साइट होगी। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द रिमोट systemic, the poison affect a system far from the portal of entry. Then local and remote, the poison has the capacity of acting local and systematically. Oxalic acid is an example of these poisons. तो ये होता है कि एक जगह पे है, थोड़ा सा दूर है, फिर ये दूर और करीब दोनों इस तरह से इसकी जो है साइट को डिटरमिन किया जाता है। Then if we talk about its duration and frequency of exposure, it may be of acute type, subacute and chronic. Acute होता है कि स्नेक ने आपको काटा और डेथ हो गई, फिर है कि कुछ देर बाद 2-3-10 दिन बाद डेथ हुई, फिर ये है कि उसका असर बहुत अरसा रहा और उसकी मतलब 2-4 महीने के बाद डेथ हुई। ये यानी फ़ौरन, आहिस्ता और बहुत आहिस्ता, इसको आप इस तरह से कह सकते हैं। एक्यूट एप्लीकेशन ऑफ अ सिंगल और शॉर्ट टर्म लेस दैन अ डे डोजिंग ऑफ ए सब्सटेंस टू काज टॉक्सिसिटी, यानी एक दिन के अंदर या उससे कम दिन में अगर कोई टॉक्सिसिटी एक्सपोज हो जाती है, उसका असर आ जाता है, then that is acute. If we talk about the subacute, then toxicity is expressed after repeated applications for a duration less than half-life expectancy of. Then chronic, expression of toxic symptoms only after repeated exposure to a chemical in dosage irregularly applied to the organism for a time greater than half of its एक्सपेक्टेंसी, कि वो अगर बार बार एक्सपोज हो रहा है तो उसको फिर आस्ता आस्ता से वो टॉक्सिसिटी चलती रहती है उसके अंदर। देन क्रोनिसिटी इंडेक्स, द रेशो ऑफ द एक्यूट टू क्रोनिक LD50 डोजेज। LD50 स्टैंड फॉर लीथल डोज 50, कि किसी भी जो विनोम को या पॉइजन को हम ये करते हैं कि एक्यूट से क्रोनिक की तरफ इस तरह से देखते हैं कि कोई चीज़ अगर मरती है जिस लेवल पे, तो उससे पहले अगर कितनी डोज हो तो ये नहीं मरेगा, उससे कम कम करते 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 हम देखते हैं कि ऐसी डोज जिससे 50% पॉपुलेशन की डेथ हो जाए और 50% ज़िंदा हूँ, दैट इज़ लीथल डोज। तो हम ये चीज़ इस तरह से डिटरमिन कर लेते हैं, और जितने भी विनोम हैं या केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनका LD50 और ED50 भी निकालते हैं हम। ED50 होता है इफेक्टिव डोज, जिसमें 50% पॉपुलेशन मरती नहीं है लेकिन इफ़ेक्ट हो जाती है। लेट्स से कि आपने कोई डोज दी है, कुछ गोट्स हैं, 100 गोट्स हैं, तो जब आपने देखा कि 50% गोट्स मुतासर हो गई और 50 बिल्कुल ठीक है, दैट इज़ इफेक्टिव डोज। आपको अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि ये जो डोज है ये इफेक्ट करना शुरू हो गई है। लेकिन अगर आपने कोई डोज दी 100 गोट्स को या शीप्स को और उनमें से 50 मर गई और 50 जिंदा रही, तो वो होगा लीथल डोज। तो इस तरह से हम इसकी क्रोनिसिटी इंडेक्स जो है वो डिटरमिन करते हैं टॉक्सिन्स का। देन कंपाउंड्स विद स्ट्रॉन्ग कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज हैव लार्जर क्रोनिसिटी इंडेक्स। तो वो वाले कंपाउंड जिनकी कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज़ लार्जर है, यानी जिस तरह से हम अक्सर बात करते रहते हैं कि वो कंपाउंड जो जिस्म के अंदर ज़्यादा देर रिजाइड करते हैं, ज़्यादा देर स्टे करते हैं, वो परसिस्टेंट होते हैं, वो कंपाउंड जो हैं उनकी क्रोनिसिटी इंडेक्स जो है दैट इज़ ग्रेटर देन नॉर्मल।
देन टाइप्स ऑफ टॉक्सिन मैकेनिज्म्स, ये डायरेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट भी होते हैं। डायरेक्ट मैकेनिज्म में क्या है, तो पॉइजन इटसेल्फ कैन काज टॉक्सिक इफेक्ट as in corrosives, and if we talk about indirect mechanism, then in indirect mechanism toxicity results from the interaction of the poison with the biological activity within biological systems, binding to cell membrane to change in their function or structure, thus affecting their normality. Interference with enzymatic actions, formations of metabolites which are more toxic than the parent poisons. It will affect the DNA as well. Then classification of toxic agent. According to the target origin, they are acting on it hepatotoxic and nephrotoxic, and according to their usage, food additive, drug, pesticide. According to their source, they may be from animal or from plant. According to their effect, कार्सिनोजेंस एंड म्यूटाजेंस। ये ओवरऑल जो क्लासिफिकेशन है टॉक्सिक एजेंट की, वो देखें इसकी चार बड़े क्लासेस हैं। जिस तरह से हिपैटोटॉक्सिन्स हो सकते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक हो सकते हैं, ये टारगेट ऑर्गन के तौर पे एक्ट करेंगे। देन अगर यूज़ की बात करें तो हम जब कोई चीज़ यूज़ करते हैं, फूड एडिटिव हो गया, ड्रग्स हो गए, पेस्टिसाइड हो गए। एडिटिव इस तरह से होता है कि जब हम लोग फूड के अंदर कोई चीज़ डेलिबरेटली इनकॉर्पोरेट करते हैं फॉर प्रिजर्वेशन, कलरेशन, या कोई भी चीज़ डिटरमिन करने के लिए उसकी, या कोई टेस्ट ऑर्डर डेवलप करने के लिए हम उसमें कोई एडिटिव डालते हैं। जिस तरह आप देखें ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, इनके अंदर चार तरह का एडिटिव होते हैं। प्रिजर्वेटिव डाला होता है, सिंथेटिक कलर होता है, सिंथेटिक शुगर होती है, सिंथेटिक कलर होता है इसका। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी एडिटिव हैं। तो ये क्या हो सकती हैं, ये टॉक्सिक एजेंट हो सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज, सोर्स में एनिमल और प्लांट दोनों हो सकते हैं। जैसे सांप एक एनिमल है, तो इसके अलावा आप देख लें और बेशुमार ऐसे एनिमल हैं जो काटें तो जहर, आप जैसे आपको एग्जांपल दी भी गई हैं। प्लांट्स, अब इससे पहले प्लांट्स का जिक्र नहीं हुआ, सर्टन पॉइजनस प्लांट स्पीशीज़ भी हैं। इवन कुछ फंगस भी ऐसी हैं जो पॉइजनस होती हैं। जिस तरह मशरूम्स की एक बड़ी वैरायटी जो है वो पॉइजनस है। वो प्लांट्स में तो नहीं आता, वो फंगस में आता है। लेकिन प्लांट्स भी कुछ ऐसे पॉइजनस होते हैं कि वो उनके जो स्पाइक्स होते हैं, अगर उनको एनिमल टच कर लें या कोई इंसान को लग जाए तो उसकी इन्फेक्शन इंसान के अंदर आ जाती है। देन अकॉर्डिंग टू देयर इफेक्ट, कार्सिनोजिन, म्यूटाजेंस, और उनकी जो इफेक्ट है वो कार्सिनोजिनिक, यानी दो बड़े इफेक्ट हो सकते हैं इस टॉक्सिसिटी के। या तो कैंसर हो सकता है, यानी कैंसर काजिंग एजेंट हो सकते हैं वो, या म्यूटाजेनेसिस, म्यूटेशन भी काज कर सकते हैं। यानी इन ये एजेंट जो है, अगर वो हिपैटोटॉक्सिन या नेफ्रोटॉक्सिन है तो वो कार्सिनोजेंस भी हो सकते हैं और म्यूटाजेंस भी हो सकते हैं। या कोई भी आप टॉक्सिक मटेरियल जो लेते हैं पेरीफ्री से और आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, वो कार्सिनोजिन भी हो सकते हैं और म्यूटाजेंस भी हो सकते हैं। Then according to their physical state, they may be gas or liquid. And according to their chemistry, they may be amine or carbohydrate, hydrocarbons. Uh, According to their position, potentially, they may be extremely toxic or slightly toxic, etc. And according to their biochemical mechanism of the action, they may be alkylating agent or uh, inhibitor. ये भी आपको मैंने इसकी जो 4 पॉइंट्स में बताया कि ये इनकी जो फिजिकल स्टेट कैसी हो सकती है, केमिस्ट्री कैसी हो सकती है, और इनकी जो पोटेंशियल है पॉइजन का वो कैसे हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, तेज़ भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। देन फैक्टर अफेक्टिंग द एक्शन ऑफ पॉइजन, कुछ ऐसे फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जो उस जहर के असर को कम करते हैं।
लाइक फैक्टर रिलेटेड टू द पॉइजन। नंबर 1, उसकी डोज कितनी है। डोज अ बेसिक प्रिंसिपल इन द टॉक्सिकोलॉजी। Dose is the amount of chemical that comes into contact with the body or gets inside the body. The increase of dose will increase the severity of toxicity. जिस तरह LD50 और ED50 का कॉन्सेप्ट मैंने आपसे शेयर किया कि ED50 है इफेक्टिव डोज। आप एक डोज तैयार करते हो और एक पॉपुलेशन को देते हो, वो डोज का एक ख़ास लेवल पहुंचता है जिसमें 50% पॉपुलेशन बीमार हो जाती है या इफ़ेक्ट हो जाती है। उसी डेज को आप बढ़ाते जाएंगे तो वो ED50 बनेगा, सॉरी LD50 बनेगा। ED50 विल कन्वर्ट इनटू LD50, तो वो क्या होगा, इफेक्टिव डोज लीथल डोज में बन जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आप डोज को बढ़ाते जाएंगे तो टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये जिस तरह से देखें ना, आपको जब मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती हैं तो उस प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि ये जो सिरप है आपने 2 चम्मच लेना है। अगर आप पूरी बोतल पी लेंगे तो क्या होगा, वो डोज ज़्यादा ले ली और उस डोज का रिवर्स इफेक्ट जो है सामने आ जाएगा। कम डोज से कोई पॉपुलेशन मुतासर होगी, उस डोज से आपकी टॉक्सिसिटी हैंडल हो रही है, माइक्रोबायोलॉजी है, आपको लेट से कि एंटीबायोटिक दी गई है, वो सिर्फ एंटीबायोटिक, आपके अंदर माइक्रोब्स हैं, 1 चम्मच से वो माइक्रोब मर जाएंगे। लेकिन 2 चम्मच से वो या 4 से क्या होगा, उस पॉपुलेशन का तो ख़ात्मा होगा, साथ आपके ऑर्गन भी कुछ डैमेज हो सकते हैं। तो एक डोज का डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है कि ना तो ओवरडोज हो और ना वो लेसर हो। या फिर यह कि कोई पॉइजन जो आपको आया है आपकी बॉडी के अंदर, वो आपकी बॉडी रिएक्शन के मुकाबले में वो डोज कितनी है। अगर तो माइनर सी है, जिस तरह से देखें एक बंदे को, 2 बंदे हैं, एक को स्नेक बाइट करता है और एक को स्कॉर्पियन बाइट करता है और एक को स्पाइडर बाइट करता है, तो अब क्या है, इसमें डोज ऑफ विनोम कम कम है। सबसे ज़्यादा स्नेक में होती है, देन स्पाइडर में, फिर इस तरह दूसरे ऑर्गेनिजम्स में। तो क्या होता है कि वो डोज अगर कम है तो उसका इफेक्ट कम होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा। तो इसलिए डोज का तल्लक जो हुआ बेसिक प्रिंसिपल मेथड टॉक्सिकोलॉजी में कि ये इम्पेक्ट करती है। देन फिजिकल स्टेटस, गैसियस स्टेट इज़ मोर टॉक्सिक देन लिक्विड स्टेट देन द सॉलिड स्टेट। अगर कोई भी पॉइजन जो है वो लिक्विड फॉर्म है तो ये, सॉरी गैसियस फॉर्म है, तो ये लिक्विड या सॉलिड की स्टेट से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। देन प्योरिटी, this depends on the impurity of the poison. If the impurities are more toxic than the poison, the toxicity will be more and vice versa. Then factors related to the individuals. कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं लाइक एज, हेल्थ, सेंसिटिविटी एंड सेक्स, जो कि इनकाउंटर करते हैं। ये वाले फैक्टर्स भी उस टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट हेल्पफुल हो सकते हैं या डिफेंसिव हो सकते हैं। लाइक एज है, अब ज़रा एक स्नेक बाइट एक बूढ़े इंसान को होती है तो ज़्यादा वल्नरेबल है, उसकी डेथ जल्दी हो सकती है। या जिस तरह से देखें आजकल कोरोना इशू है, तो इसकी टॉक्सिसिटी ये है कि अगर यंगर्स को हो तो वो कम इसका कोई इम्पेक्ट हो सकता है। देन हेल्थ है, देन हेल्थ किस तरह की, अगर कोई बीमार आदमी है तो आई थिंक कि बीमार आदमी जो है उसको कोई भी टॉक्सिसिटी ज़्यादा एक्सप्रेट कर लेती है, अगर सेहतमंद होगा तो टॉक्सिसिटी कम इम्पेक्ट करेगी। सेंसिटिविटी है, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं सर्टन पॉइजन्स के, जिस तरह इवन सर्टन एलर्जन्स हैं। तो देखिए हर आदमी को एलर्जी नहीं होती, उन कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड एलर्जन, तो वो ज़्यादा उनकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू हो जाती है। सेक्स भी होता है, फिर मेल फीमेल डिपेंड करता है, कुछ टॉक्सिन जो हैं वो फीमेल्स के लिए इतने टारगेटेड नहीं होते या उसको इम्पेक्ट नहीं करते, कुछ मेल को नहीं करते, तो इट डिपेंड ऑन डिफरेंट सेक्सेस। देन है फैक्टर्स रिलेटेड टू द मोड ऑफ एक्सपोजर, कि वो जो टॉक्सिन है या टॉक्सिक मटेरियल है उसका सोर्स क्या था, जो बॉडी के अंदर आया था, इनहेल हुआ,
यानी किसी बंदे ने डायरेक्ट कोई पॉइजनस चीज़ खा ली है, या एयर के ज़रिए उसके अंदर चला गया, या किस तरह से हुआ, यानी इनहेल किया है उसने, कोई उसकी बॉडी के अंदर चला गया है, या इंट्रामस्कुलर यानी मसल के अंदर से वो चला गया है, कोई इंजेक्शंस के ज़रिए चला गया है, इंजेक्शन उसकी हुई है, या स्किन कांटेक्ट हुआ है, तो ये डिपेंड करता है कि मोड ऑफ एक्सपोजर क्या था। तो इंट्रामस्कुलर या इनहेलेशन और इंजेक्शन ये ज़्यादा वल्नरेबल है एज़ कम्पेयर टू स्किन कांटेक्ट। देन फैक्टर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, इसमें टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, रेडिएशन है, दैट कैन कॉज अल्ट्रेशन ऑन पॉइजनस स्टेटस। तो ये जो फिज़िकल कुछ पैरामीटर्स हैं लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेडिएशन, ये पॉइजन स्टेटस को कम या ज़्यादा या एक्सेलरेट कर सकते हैं। आई थिंक इट्स much for today, and if you have any query up till now, you are welcome to ask. We will continue tomorrow inshallah rest of the lecture. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, वो जो हमने एनिमल सोर्स से जो टॉक्सिन पढ़े हैं, तो उसमें से अगर हम उनको कैटेगराइज कर लें फर्दर, आई मीन कि जिस तरह हम स्नेक की बात कर लेते हैं, तो स्नेक में भी हमें 3-4 किस्म के पॉइजन मिल जाते हैं। मसलन जी एक न्यूरोटॉक्सिक होता है, एक हीमोटॉक्सिक स्नेक होता है, एक जो है एग्जैक्टली साइटोटॉक्सिक होता है। जी सर, तो एग्जैक्टली उसको हम कैटेगराइज नहीं फर्दर इस तरह कर सकते, बिल्कुल खासकर कर जो सकते हैं, एनिमल रिलेटेड है। बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जो आपको असाइनमेंट वर्क दिया जाएगा उसमें इसी तरह की चीज़ें दी जाएंगी कि आप इनकी फर्दर जो चीज़ें हैं वो उनमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। यस सर, ठीक ठीक। एनी अदर बाकी सर, क्वेश्चन? जी 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 सर, क्वेश्चन तो नहीं है ऐसी, बस वो तो बाकी वो स्पाइडर की बात हो रही थी ना सर, वो क्वांटिटी में तो कम वाकई होता है जैसा आपने बताया, लेकिन सर जो ब्लैक विडो है ना दुनिया में, उसका जहर जहर जो है ना, वो कह लें कि बहुत वो पोटेंट किस्म का टॉक्सिन है। मसलन वो विद इन सम मिनट्स ही उसकी डेथ हो जाती है इंसान की। मतलब एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो बिल्कुल। जी हमने जी पढ़ा है ना कि इसकी डिपेंड करता है ना पॉइजन की नेचर। तो वो उसको जो विनोम की हर ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पीशीज़ के अंदर जिस तरह ये स्पीशी आ जाती है ना, एक ब्राउन स्कॉर्पियन है और एक ब्लैक है, वो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ डिफर कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ टॉक्सिन, कि वो जो इस तरह के उसमें वेरिएशन हो सकती है कि वो वाक़तन सीवियर हो सकता है उसमें। जी सर, बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें टॉक्सिन्स के काउंटर मेजर नहीं पढ़ाए जाएंगे हमारे कोर्सेज में? जिस तरह अब ये टॉक्सिकेशन होगी है किसी एनिमल के थ्रू या किसी फूड के थ्रू, तो क्या उनकी हम इंटॉक्सिकेशन भी आगे इसमें पढ़ेंगे, मेथड्स वगैरह, कि क्या जी हम एक्शन ले बिल्कुल। सकते आपका ये हैं? जो लेक्चर कंटिन्यू है, मैंने शुरू में भी कहा था कि इसके आखिर पे सबसे पहले तो ये होगा कि आप टॉक्सिसिटी को डिटरमिन कैसे करेंगे। यानी कोई टॉक्सिन आपकी बॉडी के अंदर है, तो व्हाट आर द पॉसिबल टेक्निक्स एंड टूल्स एंड इक्विपमेंट बीइंग यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ दीज टॉक्सिक केमिकल्स। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हैं इक्विपमेंट। इस तरह से हम फर्दर इसकी जो स्टेजेस हैं वो भी पढ़ेंगे।